ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने आ गया। ड्रोन अटैक्स, मिसाइल थ्रेट्स, साइबर वॉरफेयर और इन सबसे ज्यादा शॉकिंग जो न्यूज थी ना, वो पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर के बयान में थी, जहां पर उन्होंने बोला कि वो मदरसे के स्टूडेंट्स को अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया। एक्चुअली आपने सही सुना, ये बना नहीं रहा हूं, ये एक रियल वीडियो है जब पूरी दुनिया एआई और ड्रोन टेक पे वॉर प्लान कर रही है। पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को बॉर्डर पे भेजने की बात करी जा रही है। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे फेक प्रूफ दिखाया, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं। फिर 300 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे इंडिया की तरफ। उसके बाद साइबर अटैक्स भी ट्राई किए। इन सब से इंडिया विक्टोरियस निकला और सारी चीजों को न्यूट्रलाइज किया और सारे ड्रोन्स को कैप्चर भी किया। और जब सब कुछ फेल हो गया ना, तो उन्होंने अपने डिफेंस पॉलिसी का लेवल दिखा दिया, मदरसों तक बात पहुंचा दी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या क्या मूव्स किए, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और अगर कल वॉर होता है तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी मिसाइल से नहीं, माइक्रोफोन से शुरू की। टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, मिनिस्टर्स कैमरा के सामने आने लगे, गुस्से में शोर मचाते हुए, और एट द एंड ऑफ द डे कहना क्या था, इंडिया ने सिविलियंस को मारा। लेकिन जब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा प्रूफ क्या है, तो जवाब था प्रूफ तो हम कल भेज देंगे, और वो कल आज तक नहीं आया। कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं, कोई क्रेडिबल सोर्स भी नहीं। बस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है ताकि दुनिया कंफ्यूज हो जाए। लेकिन दुनिया कंफ्यूज नहीं हुई, उल्टा क्यूरियस हो गई। और जब इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक काम, कंपोज्ड और एविडेंस बेस्ड ब्रीफिंग करी, तो सब क्लियर हो गया। सैटेलाइट इमेजरी, लेजर डिजिग्नेटेड टारगेट्स और स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेस, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। और इस ब्रीफिंग में एक और खास बात भी थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड की गई थी 2 सीनियर फीमेल ऑफिसर्स की तरफ से, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। एक हिंदू, एक मुस्लिम, लेकिन दोनों के लिए सिर्फ एक ही पहचान थी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूनिफॉर्म। दोनों ने काम और कॉन्फिडेंट टोन में बात रखी, फैक्ट्स पे फोकस किया, एंड ड्रामा जीरो। इंडिया की तरफ से बोला गया, हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, सिविलियन एरियाज कंप्लीटली अवॉइड किए गए। यह विजुअल बहुत पावरफुल भी था। एक तरफ पाकिस्तान के एंग्री मेल मिनिस्टर्स टीवी पे चिल्लाते हुए विदाउट एनी प्रूफ, दूसरी तरफ इंडिया के 2 शांत और तैयार प्रोफेशनल सोल्जर्स पूरे वर्ल्ड को क्लियरली बता रहे थे कि सच क्या है। और इस बार दुनिया ने इंडिया की बात सुनी क्योंकि प्रूफ था। पाकिस्तान के पास था सिर्फ गुस्सा और खाली स्टेटमेंट्स। जब इंडियन बॉर्डर पे ड्रोन अटैक फेल हो गया, तब पूरी दुनिया ने ना एक साइलेंट मूव देखा। 9 मई की सुबह इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मैसिव मूवमेंट डिटेक्ट किया। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अक्रॉस डजन्स, फिर हंड्रेड्स में ड्रोन्स आए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बाद में कंफर्म किया कि एक ही रात में पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स भेजे, जिनका टारगेट था इंडिया के मिलिट्री बेसिस, रेडार्स और सप्लाई रूट्स। यह अटैक जम्मू कश्मीर के एलओसी सेक्टर से लेके गुजरात के सर क्रीक तक गया था। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। Most of these drones were intercepted by India's multi-layered air defense grid, the S-400, आकाश मिसाइल सिस्टम्स और एंटी ड्रोन जैमर्स। कुछ ड्रोन्स को मैन्युअली भी न्यूट्रलाइज किया गया ग्राउंड लेवल एयरफोर्स टीम्स के द्वारा। और जब ये ड्रोन्स असॉल्ट भी फेल हो गया ना, तो पाकिस्तान गया अपने नेक्स्ट स्टेज, दैट वाज द साइबर फ्रंट वॉर, जहां उन्होंने कोशिश की इंडियन एजेंसीज को मल्टीपल फिशिंग अटेम्प्ट्स में फंसाने की। और उनके बहुत बेसिक टारगेट्स थे द डिफेंस पर्सनल्स, मीडिया हाउसेस और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। ये सारे जो अटेम्प्ट्स थे ना फिशिंग के, वो एक पाकिस्तानी बेस्ड हैकर ग्रुप APT36 के लिंक से किए गए थे। ईमेल, फेक लॉगिन पोर्टल्स, इवन व्हाट्सएप क्लोन ऐप्स भी बनाए गए। हर तरीके की इंडियन सिस्टम में घुसने की कोशिश की गई, पर इंडिया की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और मिलिट्री साइबर सेल्स ने तुरंत रिस्पांस किया और इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया विद इन मिनट्स। 2 मेजर अटैक्स फेल होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटरनल ऑडिट भी लॉन्च किया ताकि डिजिटल डिफेंस को और रीइंफोर्स किया जा सके। और यहां डिफरेंस देखिए, पाकिस्तान साइबर वॉर में फिशिंग से आगे बढ़ नहीं पा रहा, और यहां इंडिया AI बेस्ड मॉनिटरिंग,
डीप फायरवॉल ग्रिड के पे काम करके खुद के डिफेंसेस को और भी स्ट्रांग बना रहा है। तो डिजिटल बैटलफील्ड में भी इंडिया ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, एक्टिवली रिस्पॉन्ड भी किया, बिना किसी मीडिया हाइप के, बिना अननेसेसरी नॉइस के। ड्रोन अटैक्स फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अपना अगला स्टेप उठाया, एक मिसाइल थ्रेट। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बॉर्डर्स के करीब एक्टिवेट किए गए। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 3 लॉन्च साइट्स को रेडी स्टेट में लाया गया, लेकिन इंडिया की अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ने इन सब को डिटेक्ट कर लिया। ये मिसाइल्स थे, ये पर्टिकुलरली नासर टाइप टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्चेस थे, जो पाकिस्तान ने पास्ट में इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए बनाया था। अब इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इंडिया का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन था ना, वो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी था जो कि स्पेसिफिकली डेवलप किया गया था इंडियन आर्म फोर्स के आर्मी की तरफ से, जो अलाउ करता है for swift and limited conventional strikes against Pakistan in a response to a terrorist attack or provocation without crossing the threshold into nuclear war. लेकिन इनका actual deployment सिर्फ एक bluff था, because India surveillance drones ने real time visual confirmation भी capture किया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब इस पे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? इंडिया ने पैनिक नहीं किया, ना मीडिया हाइप क्रिएट किया, ना बॉर्डर्स पे अननेसेसरी एस्केलेशन की। इंस्टेड इंडिया ने चुपचाप एक्टिवेट किया इट्स S-400 एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोटोकॉल। एयर सर्वेलेंस को थोड़ा और टाइट कर दिया गया, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वार्निंग भी भेजी गई, और जो बॉर्डर के पास एयर बेसिस हैं उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। मिसाइल साइलोस को नियर फुल रेडीनेस पे शिफ्ट किया गया, बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के। इन सब के बीच में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिर्फ इतना ही कहा, We do not seek escalation, but if provoked, the response will be overwhelming. यहां एक और बात समझनी जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और फ्यूल रिजर्व्स इतने क्रिटिकल लेवल पर है कि सस्टेन्ड मिसाइल वॉरफेयर उनके लिए खुद का नुकसान बन जाता है। मल्टीपल डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग टर्म मिसाइल रिसप्लाई कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास लॉन्ग रेंज रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक अश्योरेंस और टेस्टेड डिटरेंस प्रोटोकॉल पहले से ही तैयार है। तो ये ब्लफ भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, और इंडिया का पेशेंस, प्रिपेयर्डनेस और प्रिसिशन पाकिस्तान पर भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट रिपेयर कैपेबिलिटीज, एम्युनिशन रिसप्लाई और फ्यूल रिफाइनमेंट कैपेसिटी इंडिया के कंपैरिजन में ना के बराबर है। अब ना थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जिसके आप और मैं समझ पाए। इंडिया के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख के आसपास है, और यहां मैं रिजर्व सोल्जर्स की बात कर ही नहीं रहा। अगर टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास 4700 से ज्यादा मॉडर्न टैंक्स है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे हाफ से भी कम है। अगर हम बात करते हैं एयर कॉम्बैट की, फाइटर जेट्स में भी इंडिया के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज है। सुकोई, रफाइल, मिराज जैसे जेट्स हमारे पास मोर देन 600 से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 350 के आसपास। लेट्स टॉक नेवी। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास है INS विक्रांत, जो कि अभी ऑपरेशनल है, पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है। नेवल कैपेबिलिटीज में जब सबमरीन्स की बात करते हैं, इंडिया के पास 17 है, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 9, और वो भी डीजल इलेक्ट्रिक वाले। और सबसे बड़ा फर्क अब आता है डिफेंस बजट। इंडिया का एनुअल डिफेंस बजट $75 बिलियन से ज्यादा है, और वही पाकिस्तान का सिर्फ $10 बिलियन। ये सब फैक्टर्स एक ही बात बताते हैं, अगर वॉर होता है तो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया का टैक्टिकल, न्यूमेरिकल और स्ट्रेटेजिक एज साफ दिखाई देता है। इंडिया के पास सर्वेलेंस सैटेलाइट्स है, GPS गाइडेड स्ट्राइक वेपन्स है, और वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक चेन भी है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट में एक डिसाइसिव एज देता है। वही पाकिस्तान की बात करें तो उनकी इकोनॉमी IMF के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डिफेंस कोऑर्डिनेशन भी काफी वीक है। तो इसका मतलब मैं किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर एक डिजायरेबल चीज है, लेकिन अगर हुआ तो नंबर्स और स्ट्रैटेजी दोनों ही इंडिया के फेवर में है। और ये भी समझना जरूरी है कि इंडिया का एक क्लियर मिलिट्री डॉक्ट्रिन रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज नो फर्स्ट यूज, चाहे वो न्यूक्लियर स्ट्राइक हो या कन्वेंशनल वॉरफेयर। इंडिया कभी भी पहले वॉर इनिशिएट नहीं करता, लेकिन अगर प्रोवोक किया गया तो जवाब प्रोपोर्शनेट से ज्यादा भी हो सकता है। ये रिस्ट्रेंट दिखाता है, इसे वीकनेस नहीं समझना चाहिए। एक तरफ मिलिट्री फ्रंट पे पाकिस्तान बार बार फेल हो रहा है, और दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी भी ICU में है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद
पाकिस्तान ने कई गल्फ और इस्लामिक देशों से इमरजेंसी फंडिंग मांगनी शुरू कर दी है। आईएमएफ के लोन्स ऑलरेडी डिले हो रहे हैं और चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी अभी रुक चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $4 बिलियन के नीचे गिर गए हैं, जो सिर्फ एक महीने का इंपोर्ट कवर करेगा। इन्फ्लेशन 40% के ऊपर क्रॉस कर चुका है और पेट्रोल के प्राइसेस रोज बढ़ रहे हैं। वहीं इंडिया ने इस वक्त पे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। यूएई, यूएस, फ्रांस जैसे देशों से स्ट्रेटेजिक बैकिंग मिल गई है और फाइनेंशियल मार्केट्स ने भी इंडिया को स्टेबल का स्टेटस दिया है। और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में वहां के टीवी एंकर्स खुद कह रहे हैं भाई कि हमारे पास खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है, हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें खर्चे रोकने चाहिए। What about Pakistan? Can they even afford a war? The short answer is no, and we already know that. But जब डिफेंस बजट खुद आईएमएफ की अप्रूवल की मोहताज हो तो वॉर स्ट्रेटजी सिर्फ हेडलाइन बन सकती है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। इसी बीच इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक एक्शन लिया गया, जहां पे आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया और पूरे देश में पाकिस्तानी कंटेंट जैसे कि टीवी शोज, आर्टिस्ट, म्यूजिक सब पे बैन लग गए। ये एक क्लियर मैसेज था, जब तक टेरर के खिलाफ एक्शन नहीं होता तब तक इंटरटेनमेंट या डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं है। सरकारी लेवल पर भी इंडिया ने प्रोपोर्शनेट मिलिट्री एक्शन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में भी ये हाईलाइट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए था, किसी भी सिविलियन या पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छेड़ा गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हमारे नेबर्स द पाकिस्तानीज ने रिटेलिएट किया 7 और 8 मई की रात को, तब श्रीनगर, जम्मू, पंजाब और गुजरात के कई मिलिट्री और रेडार लोकेशंस पे ड्रोन और मिसाइल अटैक्स टारगेट किए गए। तो इंडिया ने अपने इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम से इनको न्यूट्रलाइज किया और अगले ही सुबह इंडिया ने एक प्रोपोर्शनेट जवाब देते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार्स और लाहौर का एक मेजर एयर डिफेंस साइट को न्यूट्रलाइज कर दिया। यह भी कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान ने हैवी कैलिबर आर्टिलरी से कुपवारा, बारामुल्ला, उरी, रजौरी जैसे एरियाज में फायरिंग बढ़ा दी थी, जिसका इंडिया ने लिमिटेड बट इफेक्टिव काउंटर फायर से जवाब दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ने फिर से अपना कमिटमेंट रिपीट किया। वी रिआइटरेट आवर कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन प्रोवाइडेड इट इज रिस्पेक्टेड बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। इस बीच में पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि ये जेट्स उन्होंने इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में स्ट्राइक्स के दौरान टारगेट किए, लेकिन इंडिया के ऑफिशियल्स ने या तो इस क्लेम को डिनाई किया या इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। जब एक सीनियर इंडियन ऑफिशियल ने CNN से बात की तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, हम अपने लॉसेस को तभी एक्नॉलेज करेंगे जब समय ठीक होगा। हमारा कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है और हमारा रिकॉर्ड दिखाता है कि हम अपने शहीदों का सम्मान करते आए हैं अभी तक। मीडिया इंडिपेंडेंट तौर पे पाकिस्तान के किसी भी ब्लेम को अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाई है। ये क्लियरली दिखाता है इंडिया मीडिया हाइप में नहीं, मिशन कंप्लीशन पे ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान ने फिर एक बार नैरेटिव वॉर जीतने की कोशिश की, पर इंडिया ने हर बार डिले करके सोच समझ के जवाब दिया। असली फोकस ग्राउंड ऑपरेशन पे था, ना कि टीआरपी चेस पे। और जब वर्ल्ड मीडिया ने प्रेशर बढ़ाया तब भी इंडिया ने अपना स्टांस काम रखा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो एस्केलेशन नहीं चाहते, एज लॉन्ग एज इट इज रिस्पेक्टेड बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। ये एक लाइन नहीं, एक स्टेटमेंट थी। ये दिखाता है कि जब इंडिया जब भी बोलता है, जो बोलता है वो करता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद नैरेटिव कंट्रोल करता है और पाकिस्तान ने हर फ्रंट पर एस्केलेशन की कोशिश की, चाहे वो मिलिट्री हो, मीडिया, साइबर या डिप्लोमेसी। लेकिन हर मूव का इंडिया ने प्रोपोर्शनेट और स्ट्रेटेजिक जवाब दिया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक और चीज सामने आई, फेक न्यूज। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस, एडिटेड इमेजेस और पुराने ड्रोन अटैक्स फुटेज तो सर्कुलेट किया गया। क्लेम किया गया कि इंडिया के सिविलियंस मर रहे हैं और इंडियन जेट्स गिराए जा रहे हैं हर जगह। बट एक चीज सब में कॉमन है कि किसी में भी कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है। दूसरी तरफ कुछ इंडियन टीवी चैनल्स भी बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी दिखा रहे हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस दिखाने लगे, जैसे पाकिस्तान के 70 कैंप उड़ा दिए या अभी बस 24 घंटे में वॉर शुरू हो जाएगा, जबकि सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट खुद ही नहीं दिया होता। कुछ एंकर्स टीआरपी के पीछे ऐसे पागल होते हैं कि ये लोग इमेजिनरी मैप्स बनाने लग जाते हैं, जहां पे किसी ने बोला कि भाई कराची का पोर्ट ही गिरा दिया या जनरल मुनीर हटा दिया गया और इस्लामाबाद टेक ओवर हो गया। मतलब जो चाहे वो बकवास लिखते हैं, बनाते हैं और टीआरपी छाप देते हैं। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है।
ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात ऑल वाइल सिटिंग इन स्टूडियो। ये सिर्फ जर्नलिज्म की बेइज्जती नहीं है बल्कि एक सीरियस क्राइसिस का सर्कस बना दिया गया है। ऐसे वक्त में जब जर्नलिज्म पब्लिक को सच दिखाने का काम करता है, कुछ लोगों ने कैमरा को मिसाइल और माइक को बॉम्ब बना दिया। उन पे ना कोई एक्शन हुआ है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा है जहां पब्लिक का अटेंशन टीआरपी और डर के बीच में डिवाइड हो जाता है। पर असली जर्नलिस्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम होता है वेरीफाई करना, हर चीज को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना। और इन सब के बीच में चलो एंकर लोग तो टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, बट एक और बहुत शॉकिंग न्यूज है जो पहले मेरे को लगा था कि फॉल्स होगा, झूठ होगा, बट बाद में वेरीफाई हुआ। जहां पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा, मदरसा के स्टूडेंट हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे। और ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये सच में वेरीफाइड वीडियो है। ये सुनकर लोगों ने पहले सोचा कि ये सीरियसली एआई होगा, सटायर होगा, जो मेरे को भी लगा। पर जब रिकॉर्डिंग वेरीफाई हुई ना तो सब हैरान रह गए। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है। सवाल हर तरफ से आने लग गए थे कि क्या सीरियसली मदरसा एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुके हैं? क्या अब मदरसा को इंडिया एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट मानने लगे? और क्या ये ओपन एडमिशन है कि इंडोक्ट्रिनेशन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के डेस्परेट माइंडसेट को ही नहीं बल्कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक नए रिस्क को भी हाईलाइट करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक पूरा स्ट्रैटेजी था। टैक्टिकल, पॉलिटिकल, डिजिटल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडिया ने पाकिस्तान को हर फ्रंट पे हराया है, बिना फुल स्केल वॉर के। पाकिस्तान ने हर जगह एस्केलेशन की ट्राई की, लेकिन हर जगह इंडिया ने एक प्रोपोर्शनेट, फैक्ट बेस्ड और एविडेंस बेस्ड पावर दिखाई। ड्रोन अटैक आए, न्यूट्रलाइज कर दिए गए। मिसाइल थ्रेट आया, ब्लफ एक्सपोज कर दिया गया। साइबर अटैक्स हुए तो हमारी साइबर इमरजेंसी टीम ने उनको फेल कर दिया। और जब मीडिया सर्कस चालू हुआ तो इंडियन आर्म फोर्सेस की 2 बेटियां सामने आई और उन्होंने दुनिया के सामने सच रखा। इन अ वे इंडिया ने बिना चिल्लाए, बिना वार्निंग दिए गेम चेंज कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी समझना जरूरी है कि वॉर किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। ग्लोबल पावर्स ने भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों से नॉन एस्केलेशन की अपील की है और इंडिया ने पहले दिन से रिस्ट्रेन दिखाया है। कश्मीर के सिविलियंस जो दोनों तरफ एलओसी के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए हर गोली, हर शेल एक नई डर का रीजन बन जाता है। अल जजीरा के एक रीसेंट लाइव अपडेट के हिसाब से बारूद के साए में रहना कश्मीर लोगों के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है और इसका असली नुकसान वही उठा रहे हैं। आज के दिन में आशा यही है कि पाकिस्तान समझे और पीस का रास्ता चुने। वॉर सिर्फ हेडलाइंस नहीं देता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा ब्रूटल होती है। ना सिर्फ जाने जाती है बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और मेंटल ट्रॉमा जनरेशंस तक चलता है। वॉर के बाद बस खबर बची रहती है, लेकिन उसके पीछे होती है एक जनरेशन जो ट्रॉमा और लॉस के साथ बड़ी होती है। हर एक शेलिंग सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं होती, वो किसी का घर, किसी का बचपन, किसी की जिंदगी छीन लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया अब समझेगी कि टेरर को सपोर्ट करने वाले देशों में रियल पीस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने मिस्टेक से सीखेगा और क्या रुक जाएगा या एक और गलती करेगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए अपनी ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।